प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके एस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूं आपकी पाठ्य पुस्तक का 8वां अध्याय मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रची हुई पद्मावत महाकाव्य के नागमती वियोग वर्णन खंड को लेकर आया हूँ, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में मैंने आपके पाठ्यक्रम को लेकर के विस्तार से चर्चा की है कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा आपके हिंदी साहित्य का जो ये प्रथम प्रश्न पत्र है, इसका जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसमें ये 100 अंकों का जो प्रश्न पत्र हैं, उसमें एक पुस्तक आपके लागू की हुई है जिसका नाम है प्राचीन काव्य। और इस पाठ्य पुस्तक में 12 कवियों की कविताएं संकलित हैं और ये 12 कवि हिंदी साहित्य के इतिहास के जो प्रथम 2 कालखंड हैं, आदिकाल और भक्तिकाल के कवियों से संबंधित हैं। आपके जो ये 100 अंकों का जो पाठ्यक्रम है, उसमें 10-10 अंकों की 10 + 10 + 10 अर्थात 30 अंकों की 3 व्याख्याएं होगी जो इस पाठ्य पुस्तक पर आधारित होगी। और इस पाठ्य पुस्तक पर जो प्रत्येक कवि की जो कविताओं की जो विषय वस्तु है, भाव पक्ष, कला पक्ष या कवि की विशेषताएं या काव्यगत विशेषताएं, इन पर आधारित इसी पाठ्य पुस्तक से 3 आलोचनात्मक प्रश्न होंगे 20-20 अंकों के। तो 60 अंकों के 3 प्रश्न हो गए, 20 + 20 + 20, और 10-10 अंकों की 3 व्याख्याएं, 10 + 10 + 10 अर्थात 30 अंकों की व्याख्याएं, और 60 अंकों के प्रश्न हो गए 90 अंक। अब 10 अंकों का एक प्रश्न आपके काव्य शास्त्र से संबंधित आता है, जैसे कि हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में इसका अध्ययन किया था, जिसमें काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीतियाँ, शब्द शक्तियाँ, प्रमुख 16 अलंकार और प्रमुख छंद, जो पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने विस्तार से इन प्रत्येक विषय वस्तु पर हमने चर्चा की है। 10 अंकों का ये पाठ्यक्रम हमने पहले पूर्ण कर लिया था। साथ ही इस पाठ्य पुस्तक के जो ये प्राचीन काव्य के नाम से जो ये आपकी पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तक में जो 12 कवि संकलित हैं, उनकी 7 कवियों का अध्ययन हमने पिछली ऑनलाइन कक्षा में अध्ययन कर लिया है। जैसे पहले कवि के रूप में या पहला अध्याय जो आपका था डोला मारूरा दुआ, कल्लोल या कुशललाभ कवि जिसके रचयिता हैं, जिसमें मारवाणी का संदेश विषयक प्रसंग था, जो अपने प्रियतम ढोला के पास वो चारणों ढाडियों के माध्यम से अपना संदेश भेज रही थी। तो उन 50 दोहों का हमने विस्तार से अध्ययन किया। दूसरे कवि के रूप में हमने पढ़ा कबीरदास जी को, जिनके 10 पद और 25 साखियों का हमने अध्ययन किया। तीसरे कवि के रूप में हमने पढ़ा नामदेव जी को, और नामदेव जी के 6 पद आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। इनके कर्तृत्व, व्यक्तित्व और इनके काव्य की विषय वस्तु पर हमने विस्तार से अध्ययन करते हुए इन 6 पदों पर हमने बात की थी। उसके बाद चौथे कवि के रूप में हमने संत कवि रैदास जी को पढ़ा था। उनके 5 पदों का हमने विस्तार से अध्ययन किया। 5वें कवि के रूप में हमने संत गुरु नानक देव जी को पढ़ा, जो सिख धर्म के संस्थापक थे। उनके 3 पद और 7 दोहों का हमने विस्तार से अध्ययन किया। 6ठे कवि के रूप में हमने पढ़ा है संत दादू दयाल जी को, जिनके 5 पद आपके यहाँ पाठ्यक्रम में संकलित हैं, उनका विस्तार से अध्ययन किया। 7वें अध्याय के रूप में हमने पढ़ा है संत रज्जब जी को, जो दादू दयाल जी के ही शिष्य थे। उनके 3 पद और उनके कर्तृत्व और व्यक्तित्व पर हमने पिछली हाल ही की ऑनलाइन कक्षाओं में हमने अध्ययन किया। और आज हम आरंभ करने जा रहे हैं 8वां अध्याय मलिक मोहम्मद जायसी। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है 4 कालखंडों में विभाजित है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। मलिक मोहम्मद जायसी भक्तिकाल के प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं। भक्तिकाल की 2 शाखाएं होती है, 2 धाराएं जिसे हम कह सकते हैं। एक तो सगुण भक्ति धारा, दूसरी निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा के 2 पुने भेद होते हैं: ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और दूसरी है प्रेमाश्रयी काव्य धारा। ज्ञानाश्रयी का मतलब संत कवियों के द्वारा लिखा हुआ ज्ञान पर आधारित काव्य, जिसमें कबीर प्रतिनिधि कवि हैं, कबीर, रैदास, गुरु नानक, सुंदरदास जी आदि।
दूसरी जो प्रतिनिधि काव्य धारा है इसी निर्गुण काव्य धारा की, वो प्रेम मार्गी, जिसे सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है। और इन सूफी काव्य धारा या प्रेम मार्गी काव्य धारा की प्रमुख प्रतिनिधि कवियों के रूप में मलिक मोहम्मद जायसी जाने जाते हैं। यानी भक्ति काल में निर्गुण भक्ति की दूसरी शाखा जो है प्रेम मार्गी काव्य धारा की प्रतिनिधि कवि हैं। जिस तरह से ज्ञान मार्गी यानी संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास हैं, प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जायसी हैं, इसी तरह से जो सगुण काव्य धारा है उसके भी दो भेद होते हैं। कृष्ण भक्ति मार्गी काव्य धारा और दूसरी है राम भक्ति काव्य धारा। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में जिस तरह से सूरदास जी को प्रतिनिधि कवि माना जाता है, और उसी तरह से राम भक्ति काव्य धारा में तुलसीदास जी को प्रतिनिधि कवि माना जाता है। अब इन चारों काव्य धारा यानी भक्ति काल की दो प्रमुख विभाजन हैं, दो भक्ति की दो शाखा कह सकते हैं हम, निर्गुण मार्गी और सगुण मार्गी। अब इनके फिर दो काव्य धाराएं हुई, तो चार प्रमुख काव्य धाराएं हो गई आपके सामने। ज्ञान मार्गी में कबीर, सदुगड़ी जिनकी भाषा मानी जाती है। दूसरे ये मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी काव्य धारा के लौकिक अवधि इनकी भाषा मानी जाती है। और तीसरी जो काव्य धारा है सगुण कृष्ण भक्ति काव्य धारा, सूरदास जी जिसके प्रतिनिधि कवि सूरसागर जिन्होंने लिखा और उनकी भाषा ब्रज भाषा है। और चौथी काव्य धारा है राम भक्ति काव्य धारा, जिसमें तुलसीदास जी प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, और उन्होंने जिस तरह से अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा, तो अवधी और ब्रज दोनों ही उनकी भाषाएं हैं। उनकी 12 प्रामाणिक कृतियों में 4 कृतियाँ ब्रज भाषा में हैं, शेष अवधी भाषा में रचित हुई है। तो आइए आज हम आरंभ करने जा रहे हैं। ये पूर्व पीठिका मैंने इसलिए बांधी है कि ये पाठ्यक्रम आपको याद हो जाए, और ये किस कालखंड के कवि हैं, साथ ही इनकी कौन सी भाषा है। देखिए, इनका जन्म मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म संवत 1550 विक्रमी संवत में जायस नगर में हुआ था। इनका देहावसान संवत 1600 में अमेठी 1600 विक्रमी संवत में अमेठी नामक स्थान में इनका निधन हुआ। इनका परिचय देखिए, जायसी प्रेम मार्गी शाखा के, अभी मैंने बताया भक्ति काल की जो निर्गुण काव्य धारा उसके दो भेद है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी के कबीर और प्रेम मार्गी के प्रतिनिधि कवि और सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जायसी जाने जाते हैं। इनको अमेठी राजघराने ने पर्याप्त सम्मान दिया था। यद्यपि ये काने और कुरूप थे, दिखने में सुंदर नहीं थे, किंतु फिर भी अपनी प्रतिभा के बहुत धनी थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत विद्वान थे। ये शेरशाह इनके इस विकृत छवि को देखकर एक बार हंस पड़े थे। तब इन्होंने कहा, मोई का हंससी, अर्थात मेरे पे क्या हंस रहे हो, की कोहर ऐसी, अर्थात मेरे पे हंस रहे हो, मेरे को बनाने वाले विधाता पे हंस रहे हो, इस हंसने से क्या हो जाएगा। को हरसी अर्थात इससे क्या हो जाएगा। जायसी जन्म से मुसलमान भले ही हों, किंतु हृदय से हिंदू ही थे। इसका जीवंत प्रमाण इनकी कृति पद्मावत हैं। पद्मावत प्रेम प्रधान काव्य महाकाव्य हैं। इसमें इतिहास और कल्पना का संतुलन है, दोनों का योग है। काफ़ी चीज़ें ऐतिहासिक है तो काफ़ी चीज़ें कवि ने काल्पनिक रंग दे करके बुना है। जायसी प्रेम के दीवाने कवि थे। प्रेम मार्ग का प्रवीण पथिक होकर भी जायसी ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलाने का, यानी दोनों की संस्कृतियों को मिलाकर के एक नई संस्कृति बनाने का कार्य किया है। यानी जिस तरह से कबीर में खंडन की प्रवृत्ति मिलती है, उसी तरह से इनमें मंडन की प्रवृत्ति मिलती है। खंडित नहीं करते समाज को, बल्कि मंडित करते हैं, जोड़ते हैं। कबीरदास जी ने समाज को तोड़ा। हर धर्म संप्रदायों पर जहाँ विकार नजर आ रहे थे उनके ऊपर करारी चोट की उन्होंने। समाज को बिखेरने की कोशिश की, बल्कि सृजित करने का जो कार्य किया वो इन सूफी कवियों ने किया। वे मुसलमान तो थे, यानी जायसी मुसलमान तो थे ही, किंतु कट्टर नहीं थे, कट्टर मुस्लिम नहीं थे। इन्होंने साधु और संत का समागम किया था। इन्होंने संसार को देखा भी था और अच्छी तरह से समझा भी था। जायसी एकेश्वरवादी होकर भी अद्वैतवादियों की तरह आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं मानते थे। वह अनहलक वाली विचारधारा के साथ साथ अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ के सिद्धांत के विश्वासी थे।
उनके ऊपर वेदांत का भी पर्याप्त प्रभाव था, यानी वेदों का प्रभाव था। इसी से वे जगत की ब्रह्मा से पृथक सत्ता को छाया मात्र मानते थे, यानी जगत यानी संसार से जो पृथक सत्ता है उसको छाया मात्र, विधाता की छाया मात्र मानते थे। इनकी रचनाओं में वेदांत के प्रतिबिंबवाद का ही आभास मिलता है। जायसी की प्रवृत्ति खंडनात्मक न होकर के मंडनात्मक थी, जिसकी अभी मैंने हाल ही में कबीर को लेकर के चर्चा की, दोनों को तुलनात्मक रूप मैंने प्रस्तुत किया था। वे सूफी कवि थे, अतः इसी मत के पूजक होने के नाते वे निर्गुण ईश्वर, निराकार ईश्वर, उसके अलौकिक सौंदर्य, उनके अनंत गुणों और अनंत शक्ति से पूर्ण ब्रह्मा के उपासक थे। यद्यपि जायसी प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे, तथापि पद्मावत में वीर रस का भी स्थान स्थान पर सुंदर चित्रण हुआ है। जायसी ने पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये इनकी 3 चर्चित रचनाएं हैं। इनमें भी इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो पद्मावत है। ये एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। महाकाव्य के लक्षणों पर यह खरा उतरता है, प्रबंधात्मक कृति हैं। हिंदी के प्राचीन महाकाव्यों में रामचरितमानस से पूर्व पद्मावत का ही स्थान आता है। वस्तुतः जायसी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए पर्याप्त परिश्रम किया है। इनकी जो काव्य कलाएं हैं, उन काव्य कलाओं की विशेषताओं की ओर भी हम दृष्टिपात कर रहे हैं। जायसी का पद्मावत सूफियों की मसनवी पद्धति पर लिखा हुआ एक प्रेम प्रधान काव्य है। ये मसनवी पद्धति क्या होती है, यानी तत्कालीन जो शहंशाह है उनकी स्तुति, अपने इष्ट की स्तुति, अपने गुरुजनों की स्तुति और तत्कालीन समाज का उल्लेख करते हुए इन्होंने अपने, जैसे हिंदी में जो है कवियों के द्वारा जो मंगलाचरण होता है अपने इष्ट को याद करना, उसी तरह से तत्कालीन शहंशाह जो होता है शासक की स्तुति करते हुए और अपने गुरु की स्तुति करते हुए, अपने इष्ट पैगंबर की स्तुति करते हुए फिर ये काव्य रचना को आरंभ करते थे। ये मसनवी शैली हैं। तो इसी आधार पर इन्होंने ये प्रेम प्रधान काव्य पद्मावत लिखा। इनके आधार पर ही जायसी की काव्य कला को स्पष्टतः हृदयगम किया जा सकता है। देखिए, पहला बिंदु इनकी काव्य की विशेषताओं में, पद्मावत इतिवर्तात्मक होते हुए भी रसात्मक है। इतिवर्तात्मक का तात्पर्य ऐतिहासिक कथा प्रसंग को इन्होंने अपने काव्य का आधार बनाया। और इस पद्मावत यानी जो भी इन सूफी कवियों ने जो काव्य लिखे हैं उसमें जो नायक नायिका है उसमें अपने महाकाव्य का जो नामकरण इन्होंने किया वो नायिका के नाम पर किया है। जबकि भारतीय काव्यों में जो नामकरण होता है, जैसे रामचरितमानस, उसमें सीता को आधार ने लेकर के राम को यानी नायक के आधार पर नामकरण हुए हैं। इसमें आए वस्तु वर्णन इसका प्रमाण है। जैसे इतिवर्तात्मक कहने का तात्पर्य जैसे द्वीप, नगर, राजभवन, दुर्ग, सरोवर, यात्रा, सरोवर, समुद्र, आक्रमण, युद्ध, मंत्रणा, दूत प्रेषण, पुत्र जन्म, विवाह, जल क्रीड़ा, रूप सौंदर्य और संयोग श्रृंगार का विस्तृत वर्णन हमें देखने को मिलता है। दूसरी विशेषता की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जायसी के काव्य की दूसरी विशेषता है, जायसी प्रकृति सौंदर्य के पारखी कवि थे। उनका हृदय प्रकृति की मनोरम, सुंदर और मंजुल क्रीड़ाओं को देख करके मयूरवत यानी मोर की भांति नृत्य करता हुआ भाव विभोर हो उठता था। यानी उनका हृदय बहुत ही प्रसन्नचित हो जाता था प्रकृति को देख करके। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी के शब्दों में, जायसी ने मानव की चिर सहचरी, चिर यानी लंबे समय से साथ रहने वाली प्रकृति नटी के, इस प्रकृति नटी के क्रीड़ाकलाप यानी क्रियाकलापों को भावपूर्ण दृष्टि से देखा है तथा प्रकृति के व्यापारों के साथ ही मानव व्यापारों का साम्य स्थापित करते हुए सूक्ष्म मनोभावों के सरस और सुंदर चित्र अंकित किए हैं। यही कारण है कि जायसी का पद्मावत प्रकृति नटी पर अंकित मानव मनोभावों का आकर्षक चित्र है। जायसी की रेष्य भावना भी उनके काव्य की महत्तम उपलब्धि है। यानी इनके काव्य में जब हम प्रकृति सौंदर्य को देखते हैं तो आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण, उद्दीपन रूप में, अलंकारिक रूप में,
बहुत सारे जो प्रकृति के रूप होते हैं सभी रूप इनके काव्य में हमें उत्कृष्ट कोटि के रूप में देख सकते हैं। जिस तरह से आधुनिक काल के कवि छायावाद के पंत जो प्रकृति के चितेरे कवि कहलाते हैं, उसी तरह से जायसी के काव्य में प्रकृति के मनोरम चित्र हमें देखने को मिलते हैं। तीसरे इनके काव्य की जो विशेषता है वो है एक पद्मावत एक श्रृंगार रस प्रधान काव्य है, जिसमें संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार दोनों के अद्भुत चित्र हमें देखने को मिलते हैं। इसमें आद्यांत आदि से अंत तक रति नामक स्थायी भाव की पूर्ण अभिव्यंजना हुई है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, किंतु अंत में करुण रस की अवतारणा दिखाई देती है। इतने पर भी ये स्पष्ट है कि जायसी ने श्रृंगार रस के बड़े मनोरम चित्र अंकित किए हैं और संयोग व वियोग श्रृंगार में उन्होंने वियोग को गहन भूमिका पर प्रस्तुत किया है। इसीलिए ही नागमती का वियोग वर्णन जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस अध्याय में, नागमती का वियोग वर्णन के बारे में कहा जाता है कि ये हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, अमूल्य खजाना है। चौथी विशेषता की ओर आगे बढ़ते हैं। जायसी की जो काव्य की भाषा है, ये पद्मावत जो अभी हम पढ़ने जाएंगे, इसकी भाषा अवधी है और इनके काव्य में अवधी भाषा का स्वाभाविक सौंदर्य देखते ही बनता है। भाषा में तद्भव शब्दों का बाहुल्य है। अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग भी अत्यल्प है, बहुत कम है। इनकी शैली मसनवी है जो हमने चर्चा कर ही ली थी। साथ ही तुलसीदास जी ने जिस तरह से रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग किया वो परिनिष्ठित अवधी है, संस्कृत निष्ठ अवधी। और जायसी के इस पद्मावत की काव्य भाषा अवधी है, लेकिन वो लौकिक अवधी, उसमें तद्भव शब्दों का प्रयोग है। हालांकि पद्मावत में और एक तरह से रामचरितमानस में जो काव्य की जो शैली है, दोवा चौपाई शैली, पहले चौपाइयाँ और उसके अंत में फिर एक दोवा, यही पूरे पद्मावत में अपनाया गया है। जायसी ने प्राय सादृश्य मूलक अलंकारों का, पांचवी विशेषता है, जायसी ने प्राय सादृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग किया है और इनके द्वारा मानव मनोभावों की बड़ी ही रमणीय, बड़ी सुंदर अभिव्यंजना की गई है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, रूप का अतिशयोक्ति का प्रयोग जायसी ने सर्वाधिक मात्रा में किया है। यानी एक तरह से समासोक्ति अलंकार भी इनके काव्य में हैं। दो कथाएं एक साथ चलती है, एक लौकिक कथा और एक अलौकिक कथा। इनका प्रयोग काव्य में अर्थ गांभीर्य और भावोत्कर्ष में सहायक हुआ, यानी अलंकारों का प्रयोग। छठी विशेषता की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। छठी विशेषता, जायसी ने प्रमुखतः दोवा चौपाई छंद में ही अपने काव्य की सृजना की है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह जी ने इस छंद पद्धति को कडवकबद्ध छंद पद्धति कहा है, दोवा चौपाई छंद को। सातवीं विशेषता देखिए, जायसी का पद्मावत एक प्रेमाख्यानक काव्य है, यानी प्रेम को आधार बना करके लिखा गया काव्य कथानक है, जो भारतीय प्रेम पद्धति का आधार पर लिखा गया है। उसमें न तो प्रेम की महिमा को सही निरूपित किया गया है और न ही उसके महत्व को, बल्कि जायसी का जो पद्मावत है इसका अपवाद है। इनकी प्रेम पद्धति में प्रेम की पीर, वीर्य वेदना और अनुपम सौंदर्य को विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। अंतिम विशेषता की ओर आगे बढ़ते हैं। आठवीं विशेषता, जायसी का वीर्य वर्णन तो विशेषकर नागमती का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु है। आलोचकों ने इस तरह से इस कृति का मूल्यांकन किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा सूफी कवि, मुस्लिम कवि, इनके द्वारा हिंदू घर की प्रेम कहानियों को आधार बनाकर के ये महाकाव्य लिखा पद्मावत। और ये पद्मावत जो महाकाव्य है, पद्मावती के नायिका पद्मावती के नामकरण पर इसका नामकरण हुआ है। और इसके जो सर्ग हैं, उन सर्गों में से एक सर्ग नागमती वियोग वर्णन खंड जो है, जिसके 15 पद हैं, यहाँ पर बड़े पद 15, वो आपके यहाँ पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं। हम जैसे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे नागमती वियोग वर्णन खंड आपके काव्य में है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। जैसे आप एक ही पद को देख रहे हो तो कम से कम 8-10 पंक्तियों का एक पूरा का पूरा पद है ये यहाँ तक। तो पहले इनमें चौपाइयाँ हैं और उसके बाद में दोवा छंद हैं। तो पद्मावत एक तरह से राजा चित्तौड़ की कहानी है, मेवाड़ की कहानी है। इसमें राजा रत्नसेन जो चित्तौड़ के राजा थे, और एक हीरामन तोता जो सिंगल द्वीप पर्वत, लंका की ओर से सिंगल द्वीप पर्वत के राजा गंधर्व सेन होते हैं, और उनकी एक अनिद्य सुंदरी एक पुत्री होती है, राजकुमारी पद्मावती। तो उसके रूप सौंदर्य का
वर्णन जो है हीरामन तोता वहाँ से आता है, और हीरामन तोते ने राजा रत्नसेन के सामने उस पद्मावती की रूप सौंदर्य का अनिद्य सुंदरी का बहुत ही बढ़ चढ़ करके वर्णन प्रस्तुत किया, और राजा रत्नसेन उसके ऊपर मोहित हो जाता है। जबकि हिंदू धर्म के विधि विधान के अनुसार राजा रत्नसेन का विवाह भारतीय नारी, एक आदर्श नारी नागमती के साथ हुआ था। और वे जब हीरामन तोते के द्वारा रूप सौंदर्य का वर्णन सुन करके वे चित्तौड़ को छोड़ करके सिंगल द्वीप पर्वत की ओर वे रवाना हो जाते हैं। काफ़ी समय बीत जाता है। हीरामन तोता एक गुरु की भूमिका निभा करके यहाँ पर आत्मा रूपी इस राजा रत्नसेन को परमात्मा रूपी पद्मावती के पास लेकर के जाता है। काफ़ी समय होने के उपरांत जब राजा रत्नसेन चित्तौड़ लौट करके नहीं आते हैं तो नागमती जो उनकी पहली पत्नी, उनकी वियोग वेदना बढ़ जाती हैं और वह बार बार इंतज़ार करती रहती है अपने प्रियतम के, और कई तरह की आशंकाएं उसको सताती रहती है। तो इस तरह की उनकी वियोग वेदना, उसकी व्याकुलता, उसकी पीड़ा, उसकी कसक, उसी का ही चित्रण इन 15 पदों में किया गया है। तो ये 12 मासा प्रकृति चित्रण है। 12 महीने की ऋतुओं को आधार बना करके नागमती की वियोग वेदना, पर्व, तीज, त्योहार, भारतीय संस्कृति इसमें चरितार्थ हुई है। तो अगले ऑनलाइन कक्षा में हम इस प्रथम पद से हम आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।